topic of the discussion is data entry into SPSS. जी, तो यहाँ पे मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आपके सामने SPSS आपके कंप्यूटर्स में मौजूद है, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है। वर्जन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट मे बी एनी वर्जन बियॉन्ड 16, इट मे बी वर्जन 17, वर्जन 18 एंड लेटेस्ट वर्जन 29 इफ इट इज़ देयर विद यू। तो कोई सा भी वर्जन यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्जन 16 से पहले ये मेथड ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं उनकी बात नहीं करूँगा। वर्जन 16 एंड ऑनवर्ड तमाम वर्जन्स के ऊपर ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये उसके ऊपर वैलिड है। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि हम SPSS में डेटा एंटर कैसे करेंगे। ये मेरे पास SPSS मौजूद है। मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये न्यू फाइल मेरे सामने मौजूद है। न्यू मैंने इस वजह से किया है कि मैं किसी एग्जिस्टिंग डेटा को यूज़ नहीं करना चाहता, मैं किसी बने बनाए डेटे को यूज़ नहीं करना चाहता, बल्कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक डेटे को खुद से जनरेट करना चाहता हूँ। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले हम एक्सेल में वो डेटा जनरेट कर लें और उस एक्सेल की फ़ाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। कैसे करेंगे? हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हम यहाँ पे जो बटन बना हुआ है ओपन डेटा, और यहाँ पे फाइल टाइप, इसमें जो एक्सेल की फ़ाइल, जो भी फाइल हमारे पास है उसको सिलेक्ट करते हुए हम उस डेटा फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये एक बहुत आसान तरीका है और ज़्यादातर लोग यूं ही करते हैं। अच्छा, इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है? आपको याद होगा कि एक्सेल में हमारे पास सिर्फ डेटा व्यू होता है, वेरिएबल व्यू एग्जिस्ट नहीं करता। SPSS में दोनों व्यूज़ होते हैं, डेटा व्यू भी है, वेरिएबल व्यू भी है। तो एक्सेल से जब हम एक डेटा इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास डेटा तो आ जाएगा, लेकिन वेरिएबल व्यू यानी उसकी डिस्क्रिप्शन वो हमारे पास नहीं होगी। तो वो हमें बहरहाल खुद से जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन के बगैर हम डेटा एनालिसिस कर तो लेंगे लेकिन उसकी हमें समझ नहीं आएगी। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक डेटा आपके लिए हाइपोथेटिकल सा डेटा है वो क्रिएट किया हुआ है, और उसको हम कोशिश करते हैं कि हम SPSS में कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे प्लग इन करेंगे। ये मेरे पास गिनती के 4 वेरिएबल है। एक वेरिएबल नेम है, एक वेरिएबल जेंडर है, एक वेरिएबल क्वालिफिकेशन है और चौथा वेरिएबल मेरे पास उनकी एज है। तो सबसे पहले जिस चीज़ का मुझे आपको बताना है कि ये 4 वेरिएबल हैं, तो ये लाज़मी है कि हमारे क्वेश्चनियर जिसको यूज़ करते हुए हम डेटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा एक क्वेश्चनियर की मदद से कलेक्ट होता है, उसमें भी 4 ही क्वेश्चन हैं। ये नहीं मुमकिन कि एक क्वेश्चनियर में 5 क्वेश्चन हों और हम अपने SPSS में 4 वेरिएबल या 4 कॉलम क्रिएट करें, ऐसा मुमकिन नहीं। और हर रिस्पोंडेंट के लिए एक अलहदा से रो होगी। खैर, रिस्पोंडेंट तो नंबर 2 पे आते हैं। हम पहले नंबर के ऊपर उनके कॉलम्स क्रिएट करते हैं। तो पहला कॉलम नेम है। पहला डिसीजन जो मुझे करना है कि इसकी टाइप क्या है। जाहिर है नेम किसी का न्यूमेरिक तो नहीं हो सकता, हमेशा अल्फ़ाबेट्स में होगा। तो अल्फ़ाबेट के लिए हमारे पास जो टाइप है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। SPSS की ज़ुबान में उसका नाम हमने स्ट्रिंग रखा हुआ। अभी हम SPSS ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जेंडर, जेंडर का वेरिएबल भी नंबर की फॉर्म में नहीं होता। हम किसी से उसकी जेंडर पूछे तो इधर जवाब मेल आता है या फीमेल आता है, 0, 1 या 2, 3 या कोई नंबर की फॉर्म में हमें आंसर नहीं आता। तो इसकी फॉर्म भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन हम ये कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैट्रिक हो सकती है, FSC हो सकती है और बियॉन्ड हो सकती है, यानी FSC से ज़्यादा जो है। तो ये 3 वैल्यूज़ कर लें, लेकिन आप ये देखें कि ये 3 वैल्यूज़ भी नंबर नहीं हैं, ABCs हैं।
हम किसी से पूछे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो आपको बताएगा कि 2 या 3। वो हमेशा आपको बताएगा कि मैं मैट्रिकुलेट हूँ, या मैंने एफएससी की हुई है, या मैंने एफएससी से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन वो नंबर की फॉर्म में नहीं देगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। अच्छा, एज, जब किसी से एज पूछें तो 2 तरीके से इसका आंसर आ सकता है। एक तो वो उसको बता दे कि जी मेरी एज जो है वो 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है। ये भी एज बता सकता है एज के आंसर में कि आई एम ए यंग पर्सन, आई एम एन अडल्ट, या आई एम ए सीनियर पर्सन। और ये आंसर भी तो ठीक है, गलत तो नहीं है। लेकिन इन दोनों आंसर्स में हमें जब एसपीएसएस में डेटा एंटर करने लगेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नंबर्स की फॉर्म में आंसर दे रहा है तो हमारी जो टाइप होगी वो न्यूमेरिक होगी, और अगर वो किसी स्ट्रिंग की सूरत में, किसी अल्फ़ाबेट की सूरत में आंसर दे रहा है तो जो टाइप है वो नंबर नहीं होगी। तो इस वक़्त के लिए हम एस्यूम कर लेते हैं कि जो नंबर जो एज का आंसर हमारे पास आ रहा है वो नंबर की सूरत में आ रहा है, तो हम यहाँ पे नंबर उसको लिख लेते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये टाइप तो हमने डिसाइड कर ली, लेकिन इसकी वैल्यूज़ कौन-कौन सी आ सकती हैं? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डेटा है, तो क्वांटिटेटिव डेटे में तो ये सारा फैसला हम क्वेश्चनियर की बेस पे कर लेते हैं कि हम किस किस्म की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस किस्म की वैल्यूज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो नेम, ज़ाहिर है किसी बंदे का कोई सा भी नेम हो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम इम्तियाज़ है, तो उसका नाम यही रहेगा, उसको हम नंबर में भी तो कन्वर्ट नहीं कर सकते कि जी जिसका नाम अहमद होगा उसको हम 1 नंबर दे देते हैं, जिसका नाम इम्तियाज़ होगा उसको हम 3 नंबर दे देते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं ना किया जा सकता, क्योंकि ये तो फिर बेतहाशा नंबर हो जाएंगे, इन्फिनिटली नंबर हमारे पास आ जाएंगे। तो हम नाम को किसी भी वैल्यूज़ में स्प्लिट नहीं करते उस तरीके से जिस तरह हमने क्वालिफिकेशन को स्प्लिट किया है मैट्रिक, एफएससी या बियॉन्ड में, या जेंडर को हम कन्वर्ट करेंगे मेल में या फीमेल में। उस तरीके से हम नेम को कन्वर्ट नहीं करते। एज क्योंकि न्यूमेरिकल वेरिएबल है, नंबर की फॉर्म में है, लिहाजा उसकी वैल्यूज़ का तो हम ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से लेकर आगे जाएंगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। और हमें पता है कि मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। 100 से ज़्यादा एज आम तौर के ऊपर हम नहीं देखने में आती। ओके, दूसरे नंबर के ऊपर अब हम इन नॉन नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे कोड में, ताकि अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस हम करना चाहें तो वो कर सके। अब क्योंकि नाम जो स्ट्रिंग है इसको तो किसी वैल्यू में हमने कन्वर्ट नहीं किया हुआ, इसका कोई कोड नहीं बनेगा। लेकिन जेंडर को हमने वैल्यूज़ में कन्वर्ट किया हुआ है, इधर इट में बी मेल और फीमेल। तो मैं अपनी आसानी की खातिर मेल को 1 कह देता हूँ और फीमेल को 2 कह देता हूँ। सिमिलरली जो मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेशन को मैं 1 कह देता हूँ, एफएससी को 2 कह देता हूँ, और बियॉन्ड जो है वो 3 आ जाएगा। तो मैंने ये कोड कर दी है। अच्छा, ये वाले जो सारे स्टेप्स हैं ये एसपीएसएस में डेटा एंटर करने से पहले हमें कॉपी पेंसिल के ऊपर लिखने पड़ते हैं। अगर हम नहीं लिखेंगे तो लाजमी तौर के ऊपर कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। लिहाजा डे 1 से ये अपनी आदत बना लें कि ये वाले जो स्टेप्स हैं ये आपने पहले डेटा एंटर करने से पहले आपने क्वेश्चनेयर बना लिया हुआ है, क्वेश्चनेयर को रिस्पोंडेंट को दे के फिल करवा लिया हुआ है। अब आप उस फिल्ड क्वेश्चनेयर को एंटर करना चाह रहे हैं एसपीएसएस में, तो ये वाले स्टेप्स जो हैं ये आपने लाजमी तौर के ऊपर पहले कर लिए हुए हैं। जब ये हो गए, अब हम उसके ऊपर आते हैं। इन्हीं 4 वैल्यूज़ को हम एसपीएसएस में एंटर करते हैं। तो हम सबसे पहले इस वेरिएबल व्यू में जाएंगे। वेरिएबल व्यू में पहले नंबर के ऊपर हम उस वेरिएबल का, उस बंदे का नाम लिखेंगे, नेम। फ़ौरन उसने पूछा कि इसकी टाइप क्या है। टाइप में हमारे पास आ जाएगा ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ आ गई। जो ही मैंने ये स्ट्रिंग वैल्यू लिखी वो मुझसे पूछ रहा है कि इसके करैक्टर कितने हैं। आम तौर पे नेम के करैक्टर जो हैं वो 8 से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन हम 8 भी रख सकते हैं।
मैं आमतौर के ऊपर इनको 25 रखता हूँ ताकि जितना भी लंबा नाम हो वो इस खाने में फिल इन हो जाए। वैसे बाय द वे हमारे कुछ इलाकों में नाम इतने लंबे होते हैं कि वो 25 कैरेक्टर से भी आगे निकल जाते हैं। आपको ज़रूर पता होगा उन नामों का, लेकिन आम तौर के ऊपर नामों के कैरेक्टर 25 के अंदर ही रहते हैं। वंस दिस इज़ डन, आप ये देखें जो ही मैंने ये वैल्यूज़ की तो नेम, उसके आगे उसकी टाइप स्ट्रिंग आ गई और उसके आगे उसकी जो कैरेक्टर मैंने लिखे वो 25 आ गए। लेबल मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कि नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कशन की थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेम एंड लेबल। नेम हम मशीन वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं और लेबल हम आम तौर के ऊपर यूज़ करते हैं जो हम आम ज़ुबान में उनके नाम रखते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हमने उनका जेंडर लिखा। जेंडर में भी हमारे पास वही इंफॉर्मेशन पूछेगा कि ये न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है। हमने कहा कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्योंकि इधर ये मेल की सूरत में होगा, मेल को भी देखें तो MELE 4 कैरेक्टर है, फीमेल जो है वो 6 कैरेक्टर्स का है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ओनली 8 कैरेक्टर्स आर इनफ। और यहाँ पे हमने उसकी लेबल लिखा कि जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट और इसकी वैल्यूज़ कितनी है, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लिखी कि वैल्यू अगर उसकी 1 है तो हम उसका लेबल करेंगे कि ये मेल है और इसको ऐड कर दिया। 2 है तो हम ये कहेंगे कि ये फीमेल है। अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने उसकी वैल्यूज़ और उसकी कोडिंग का काम एक ही स्टेप में कर दिया। मैंने उसकी वैल्यूज़ भी लिख दी और उसके कोड भी लिख दिए। 1 को मैंने मेल कह दिया, 2 को मैंने फीमेल कह दिया और यहीं पे वो डिस्कशन एंटर होगी कि शुड वी कॉल इट एज़ ए नॉमिनल वेरिएबल और ऑर्डिनल वेरिएबल। हमने एक लेक्चर पहले में ये बड़ी तफसील से डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट आर नॉमिनल एंड व्हाट आर ऑर्डिनल वेरिएबल। तो मैं उस डिस्कशन में दोबारा नहीं जाता। हाँ, यहाँ पे मैं उसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये नॉमिनल वेरिएबल है या ऑर्डिनल, और ये 2 ही ऑप्शन हमें दे रहा है, तो ये नॉमिनल वेरिएबल है। उसके बाद अब हम आते हैं तीसरे वेरिएबल के ऊपर कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन में हमने बिल्कुल उसी तरीके से हमने लिखना है कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल। इसमें हमारे पास कैरेक्टर उसमें आ जाते हैं और फिर उसके बाद इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने भी हो सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ कितनी हैं। हमने 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। 1 हम कर देते हैं जो मैट्रिकुलेशन वाले हैं, उसको ऐड कर लिया। 2 को हमने कर लिया कि जो एफएससी है और 3 को हमने कर लिया कि जो बियॉन्ड एजुकेशन, जो एफएससी से ऊपर एजुकेशन। ओके का बटन प्रेस कर दिया। एंड एज, एज को हमने ऑलरेडी रखा हुआ है कि दिस इज़ न्यूमेरिकल और जो ही न्यूमेरिकल है तो उसके डेसिमल भी आगे। आमतौर के ऊपर एज के ऊपर डेसिमल नहीं होते, तो यहाँ पे भी उसकी कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं कि ये हमारे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल। एक चीज़ अभी भी बाकी है, शायद आपने गौर कर ली हो, अगर नहीं की तो मैं आपकी उस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि जब हमने जेंडर की वैल्यूज़ लिखी, हमने उसकी टाइप स्ट्रिंग लिखी, लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया हुआ है कि 1 इज़ इक्वल टू मेल एंड 2 इज़ इक्वल टू फीमेल। यानी जेंडर जो कि एक क्वालिटेटिव वेरिएबल था, हमने उनको कोड करके कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो जब कन्वर्ट कर लिया हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि हमें इसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखनी चाहिए बल्कि न्यूमेरिकल लिखनी चाहिए। क्यों न्यूमेरिकल लिखनी चाहिए? क्योंकि अब उसका आंसर 1 या 2 की फॉर्म में आएगा। अगर हमने कोडिंग ना की हो, जिस तरह नेम के केस में हमने उसकी कोडिंग नहीं की, तो हमने उसकी उसकी टाइप को स्ट्रिंग ही रहने दी है। लेकिन इस केस में हमने कोडिंग कर ली हुई है, हमने उसकी वैल्यूज़ में कोडिंग कर ली हुई है। इस वजह से इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं होगी, इसकी टाइप न्यूमेरिकल होगी, क्योंकि अब हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो 1 और 2 की सूरत में आएगा। तो और हमें ये पता है कि 1 का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है।
हमें इसके लिए कोई एम्बिग्यूटी की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले से पता है कि 1 और 2 का मतलब क्या है। सिमिलर इज द केस विद द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में भी हमने उनको कोड कर लिया हुआ है, तो कोड करने के बाद इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं रहेगी, बल्कि इसकी टाइप न्यूमेरिकल बन जाएगी और इसको भी मैं न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दूंगा। और इस तरीके से मेरे पास ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इन 4 वेरिएबल के रेफरेंस से। और जब ये मेरे पास वेरिएबल व्यू बन गया, तो जब मैं डेटा व्यू में जाऊंगा तो आप ये देखें कि ये 4 कॉलम मेरे पास बने हुए हैं। अब मैं पहला क्वेश्चनेयर ओपन करूंगा, उसमें जो भी उस बंदे का नाम है वो यहाँ लिख दूंगा, जो भी उस बंदे का जेंडर है वो इधर लिखा जाएगा, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है वो इधर लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नाम उसका मैं XYZ रख देता हूँ, जेंडर जो है वो उसकी मेल है। अब मैं मेल में एम नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं उसको 1 या 2 की फॉर्म में लिखूंगा उसको, क्योंकि जो ही मैंने 1 लिखा देखा उसने ऑटोमेटिकली मेल कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि 1 का मतलब क्या है, मेल। और क्वालिफिकेशन में लेट से उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो FSC है, तो उसका कोड FSC का मैंने 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। और जो ही मैंने 2 लिखा और अगले कॉलम पे गया तो उसने ऑटोमेटिकली FSC यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि उसको कोड पहले से पता है कि 2 का मतलब FSC होता है। और एज मैंने उसकी वैल्यू 25 लिख दी। अब ये मेरे पास पहला क्वेश्चनियर मुकम्मल हो गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में जाऊंगा, उसका कोई दूसरा नाम आ जाएगा, उसकी कोई दूसरी आ जाएगी हमारे पास उसकी वैल्यू, ये वैल्यू 2 इसकी वैल्यू आ गई। और इसकी क्वालिफिकेशन लेट से 1 है, यानी मैट्रिकुलेशन है, और एज जो है वो 28 है। तो इस तरीके से हम जितने क्वेश्चनर होंगे उतने रिस्पोंडेंट के हिसाब से उतने रोज हमारे पास बनती जाएंगी। और बाय द एंड ऑफ द डे लेट से हमारे पास 50 रिस्पोंडेंट थे, तो यहाँ पे मेरे पास 50 रोज मुकम्मल हो जाएंगी। इस तरीके से मैं SPSS में डेटा एंटर कर दूंगा। जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि पहले कॉपी पेंसिल पे वो सारी स्कीम लिखनी है। अगर वो स्कीम नहीं लिखेंगे तो लाजमी बात है कि आप गलती कहीं ना कहीं कर जाएंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर पहले हमने वेरिएबल व्यू डेवलप करना है। वंस वेरिएबल व्यू इज देयर, देन यू कैन एंटर द डेटा इनटू द SPS। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।